चलो स्टार्ट करें। चलिए, तो अब मैं लीगल रीजनिंग देख रहे थे लीगल एप्टीट्यूड में। कुछ टर्म्स हमने देखे जो लॉज में यूजुअली यूज होते हैं, बाकी के टर्म्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ट्राई करेंगे आज बाकी रिमेनिंग टर्म्स कंप्लीट करने के। 52 से बाकी था, जनरल थिंग्स डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम स्पेशल। इसका मतलब ये है, ये एक रूल है। हमने पता इंग्लिश में कोई सेंटेंस के पीछे लिखते हैं एटसेट्रा, ये वर्ड तो आपने कहीं ना कहीं यूज किया ही होगा, एटसेट्रा। तो एटसेट्रा का मतलब क्या होता है कि उसके पहले जो चीजें लिखी है उसके जैसे सारे वर्ड जिसके अंदर कवर हो गए, इन जनरल दैट इज कॉल्ड एटसेट्रा। जैसे आपने लिखा काओ बफेलो एटसेट्रा, तो काओ बफेलो एटसेट्रा में एटसेट्रा का मतलब क्या है? उसमें लायन टाइगर आ सकता है क्या? तो एटसेट्रा का अपना कोई मतलब नहीं होता है। एटसेट्रा मतलब इसके जैसे और जो भी वर्ड्स होते होंगे वो इसमें कवर हो गए, वैसा है। तो यहाँ पे वही बोलना चाह रहे हैं कि जो जनरल थिंग्स है, जनरल थिंग्स मतलब ये एटसेट्रा, ये स्पेशल से अलग नहीं जा सकता। डेरोगेट का मतलब उससे अलग जाना, तो वैसा नहीं हो सकता। इसका अपना कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब इसी पे डिपेंड करता है। ये बात क्लैरिफाई की, ठीक है। जनरल थिंग्स डू नॉट डेरोगेट फ्रॉम स्पेशल, जो स्पेशल चीजें हैं उसी पे ये चीज डिपेंड करेगी, वैसा है। नेक्स्ट टर्म हेबेस कॉर्पस, याद आ रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा अपन ने, रेट पिटिशन। हेबेस कॉर्पस मतलब टू हैव द बॉडी, मतलब पुलिस आपको बिना बात के अरेस्ट कर ले तो आप ये रिट का यूज कर सकते हो, वैसा है। फिर 54, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूजेज नो वन। आपको कानून नहीं पता था, ये आपकी गलती है। जो आप टू व्हीलर ड्राइव करते हुए जा रहे हो, हेलमेट नहीं पहना, पुलिस ने रोक लिया, बोले हेलमेट का है, बोले हेलमेट पहनना होता है, ये कैसे होता है? मेरे को कुछ आइडिया नहीं, ऐसा थोड़ी कोई कानून है। तो वो बोल रहा है नहीं नहीं, कानून में लिखा है टू व्हीलर ड्राइव करो तो हेलमेट पहनना कंपलसरी। आपने एक्सक्यूज ये दिया कि मुझे पता नहीं था, तो क्या ये वैलिड रीजन है? चलेगा ऐसा? वो छोड़ देगा आपको, ले जाओ ठीक है, अगली बार ध्यान रखना। तो बोलेगा आपको कानून नहीं पता, आपकी गलती है, लेकिन पहनना होता है हेलमेट, वो आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये अपन ने देखा है इंजरी विदाउट डैमेज, वो हो चुका है। नेक्स्ट, स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट रिक्वायर दैट देयर शुड बी अ लिमिटेशन टू अ लिटिगेशन। इसका मतलब ये है, लिटिगेशन मतलब कोर्ट में जो केस फाइल करते हैं ना, उसकी बात हो रही है। लिमिटेशन का मतलब टाइम लिमिट, और इसके लिए एक एक्ट है जिसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट। ईयर है 1963, ये आपके सिलेबस में भी है सेकेंड लेवल पे, लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपको कोर्ट में किसी के खिलाफ कोई केस फाइल करना है तो उसकी एक डेडलाइन होती है, मतलब जिस दिन वो हादसा हुआ उसके कुछ दिन के अंदर अंदर आपको केस फाइल कर देना पड़ेगा। उससे लेट करोगे तो कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा, कोर्ट बोलेगा यार इतने महीनों से कहाँ थे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन पीरियड। तो बोला पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए, नहीं तो सोचो कोई 10 साल 20 साल के बाद केस फाइल करने आएगा तो कोर्ट के पास क्या होगा? मतलब जिसके खिलाफ केस फाइल कर रहे हो वो कहाँ है, जो डॉक्यूमेंटेशन था, प्रूफ था, वो कहाँ है? कुछ अवेलेबल ही नहीं है, तो कैसे फिर केस सॉल्व होगा? इसलिए जरूरी होता है कि टाइम टू टाइम केस सॉल्व हो जाए और सबमिट हो जाए, वैसा। 57 ट्रांसलेशन है बाय द वेरी नेचर ऑफ द केस, ठीक है, बस और कुछ नहीं। 58 इम्प्रॉम्प्टू का मतलब समथिंग विच इज डन विदाउट प्रिपरेशन, एकदम से। इन रेडीनेस मतलब इमीडिएटली कुछ कर दिया। जैसे फॉर इंस्टेंस अभी आप बैठे हो, आप कुछ प्रिपेयर करके थोड़ी आए हो, मैंने बोला स्टेज पे आके टॉपिक समझा दो, आप ना भी नहीं बोल पाए, तो आपने कुछ सोच के दिमाग लगा के ना इमीडिएटली कुछ प्रिपेयर करके बोल दिया, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉम्प्टू, विदाउट एनी प्रिपरेशन या फिर इमीडिएटली। 59 में बोला है ट्रांसलेशन इन स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी, वैसे बोला है। 60th में भी ट्रांसलेशन इनिशियल स्टेज, शुरुआत में। 61st ये बहुत बार यूज होता है, इन ल्यू ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इंग्लिश में इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन डू दैट। तो इन ल्यू ऑफ मतलब एक के बदले दूसरा, इसके बदले ये कर सकते हैं, वैसा। इंटर एलिया मतलब अमंगस्ट अदर थिंग्स, बाकी सारी चीजों में से कुछ सिलेक्ट कर लो, ऐसा। इंटर से मतलब अमंगस्ट देमसेल्व्स, हम में से कोई एक आके यहाँ पे स्पीच दे सकता है, वैसा इंटर से। सब ट्रांसलेशन है तो कोई खास कंसेप्ट नहीं है इसमें। स्पीशीज का मतलब होता है कैटेगरी या काइंड, तो इन स्पीशीज मतलब इन काइंड, स्पीशीज का मतलब भी होता है इन काइंड। इंटर वीवोस, वीवोस मतलब लिविंग पीपल, ठीक है, जो अलाइव है पीपल उनको बोलते हैं वीवोस। इंटर वीवोस मतलब उनके बीच में अगर कोई बात हो रही है तो। इंट्रा वायर्स कंपनी लॉ का टर्म है, इंट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब है बियॉन्ड द पावर्स, ठीक है, ये इंट्रा वायर्स है ना, वैसे ही टर्म आता है अल्ट्रा वायर्स, ये कंपनी लॉ पढ़ेगी उसमें देखने वाले। ये है बियॉन्ड द पावर्स, कंपनी के पास जो भी पावर्स है उसके बाहर जाके अगर कुछ काम किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रा वायर्स।
वैसे ही दूसरा टर्म है दैट इज कॉल्ड इंट्रा वायस, मतलब विद इन द पावर्स। इन पर्सोनम का मतलब एक ऐसा राइट जो आप किसी पर्सन के खिलाफ क्लेम करते हो। जैसे आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट हुआ है और मैं वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना करूं, तो आप किस पे केस फाइल करोगे? मुझ पे करोगे या किसी और पे भी कर सकते हो? मेरे पे करोगे, अग्रीमेंट मेरे साथ है। दैट इज कॉल्ड राइट अगेंस्ट अ पर्सन, इन पर्सोनम वैसे बोलते हैं। 68 इंडाइशिया। इंडाइशिया का मतलब है अ सिंबल, टोकन और अ मार्क, सिंपल बात। 69 वाला है एल्यूसिव रिमार्क। एल्यूसिव मतलब किसी पे एलिगेशन लगाना, इल्जाम लगाना, ठीक है, एलिगेशन या फिर इल्जाम लगाना, दैट इज एल्यूसिव रिमार्क। हो सकता है वो इल्जाम झूठा, डिपेंड्स। जस इन पर्सोनम, जस इन रेम, ये दोनों टर्म्स अपन ने ना टॉर्ट्स में देखे थे। ये टॉर्ट्स के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताए थे, राइट अगेंस्ट अ पर्सन, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो कॉन्ट्रैक्चुअल वाला एग्जांपल वही है, इन पर्सोनम। राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड में मैंने आपको बोला था कि एक शॉप अगर आपने मुझसे परचेज कर ली और इसके डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे बनवा लिए, तो फिर वो आपका राइट हो गया अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, कोई इसको क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है, ये वो पॉइंट है। नेक्स्ट, जस्ट नॉन स्क्रिप्टम। जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, नॉन स्क्रिप्टम, स्क्रिप्ट लिखा हुआ कुछ नहीं है, इसका मतलब है अनरिटन लॉ। एक ऐसा कानून जो पेपर पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। इसका दूसरा नाम है कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ का मतलब ऐसा होता है जो समाज ने कानून बना दिया, पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, बोले हमारे गांव में ये रूल है, ऐसे ही फॉलो करते हैं। उस टाइप की जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? कस्टमरी लॉ या अनरिटन लॉ, या लैटिन में बोलेंगे जस्ट नॉन स्क्रिप्टम, ठीक है। जस्ट मतलब लॉ और नॉन स्क्रिप्टम मतलब जो लिखा हुआ नहीं। ये वाला उसका ऑपोजिट हो गया, जस्ट स्क्रिप्टम, कानून जो लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट 74 जो है ना, उसको बोल रहे हैं द मर्चेंट्स लॉ। ऐसा कानून जो मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन के लिए बनाया गया था, उसको बोलते हैं मर्चेंट्स लॉ। इसके अंदर बहुत सारे कानून आते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है। ये सारे कानून बिजनेस की वजह से बने, तो उनको एक कैटेगरी में डाल दिया जिसको बोलते हैं मर्चेंट्स लॉ, वैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट 75 द लॉ ऑफ द फोरम ऑफ कोर्ट। कोर्ट का जो एक फोरम है या जो उनकी कमेटी है, जो उनका ग्रुप है, उनका भी अपना एक कानून होता है कि कोर्ट कैसे चलेगा, उसका एक सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड लेक्स फोरी। लिस का मतलब है एक सूट, केस फाइल करना, कोर्ट केस को बोलते हैं लिस। लिस पेंडेंस का मतलब है एक कोर्ट केस जो पेंडिंग चल रहा है, अभी इसका फैसला नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं लिस पेंडेंस, पेंडिंग सूट, ठीक है, ट्रांसलेशन है। 78 देखो, लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई का मतलब है कि क्या किसी के पास कोर्ट में जाके केस फाइल करने का हक है, दैट इज कॉल्ड लोकस स्टैंडाई। आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो आप मेरे खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो। तो ऐसा बोलेंगे यू हैव लोकस स्टैंडाई अगेंस्ट मी, कि मेरे खिलाफ कोर्ट में जाने का कानूनी हक आपके पास है, ठीक है, वो टर्म है। नेक्स्ट है मैलेफाइड। मैलेफाइड का मतलब बैड फेथ, ये अपन ने बात की थी, बोनाफाइड, मैलेफाइड, मैंने आपको तभी समझाया था, वैसा है, बुरा इंटेंशन होना वैसा। मैंडेमस हम पढ़ चुके हैं, मेन जरिया पे बात हो चुकी है। 82 में बोला है समथिंग विच इज हार्मलेस बाय नेचर, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, चोट नहीं लग सकती, दैट इज हार्मलेस बाय नेचर। 83 में टर्म यूज हो रहा है, उसको बोलते हैं मीन प्रॉफिट। प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, मीन वर्ड यूज हो रहा है, दैट इज मीन प्रॉफिट, ठीक है। अब मीन प्रॉफिट में कंडीशन क्या है? मीन प्रॉफिट का सिंपल मीनिंग ऐसा कुछ है कि सपोज एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं कि एक सोसाइटी बनी है, सोसाइटी में ना एक ये वाला घर मेरा है और ये खाली प्लॉट है, और ये प्लॉट के ओनर आप हो। अब प्लॉट खाली पड़ा है, आप आते नहीं हो, आपने जमीन खरीद के रखी है, प्लॉट खुला है, ऐसा कोई दीवार जैसा कुछ बनाया नहीं, चोरी होने वाली कोई बात नहीं। अब क्या हुआ ना, सोसाइटी में और भी घर बने हुए हैं, ये बाजू वाले घर में कोई नया ओनर रहने आया, उसको ना कुछ फंक्शन करना था, सब गेस्ट को बुलाना था, पार्टी वार्टी करनी थी, तो उसने मुझे आके पूछा, बोले सर ये प्लॉट खाली पड़ा है, इसको यूज कर सकते हैं क्या? मैंने बोला हाँ कर लो, मेरा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने पूछ लिया, बोले सर कुछ चार्जेस पे करने हैं, रेंट पे करना है, क्योंकि हमको डेकोरेशन कराना है, कारपेट वारपेट लगेगा, सब वो मंडप वाले आएंगे, खाना पीना होगा, तो एक दिन के लिए यूज करेंगे, फिर खाली कर देंगे सफाई करा के। मैंने बोला एक काम करो, मुझे ना 5,000 रुपये इसका रेंट दे दो, फ्री नहीं है, भाई मेरी प्रीमाइसिस है। उसको क्या पता प्रीमाइसिस किसकी है, उसने मुझे 5,000 रुपये दिए और जगह यूज कर रहा है। उसी दिन शाम को आप सोसाइटी में आ गए कुछ काम से, आपने देखा आपके प्लॉट के ऊपर पार्टी चल रही है, आपको पता ही नहीं है, तो आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे या नहीं करोगे?
बोला मेरे को बिना पूछे मेरी प्रीमाइसिस में पूरा डेकोरेशन कर दिया, किसको पूछ के यूज किया? तो आपने इसको पूछा जाके, बोले जगह किसको पूछ के यूज कर रहे हो? तो आपने बोला हमने तो इनको रेंट पे किया हुआ है, इन्होंने बोला हमारी जगह यूज कर लो। तो पूछा कितने पैसे पे किए? बोले 5,000 रुपये रेंट पे किया हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में पॉइंट ये है कि ये 5,000 रुपये पे किसका राइट बनता है? मेरा राइट बनता है या आपका राइट बनता है एज एन ओनर? जमीन आपकी है ना, तो किसको मिलना चाहिए था? रेंट आपको मिलना चाहिए था। मैं कौन होता हूँ आपकी जमीन किसी को किराए पे देने वाला? तो बिना आपकी जानकारी के मैंने जमीन किसी को किराए पे दे दी। अब इससे जो प्रॉफिट मुझे हुआ उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड मीन प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट पूरा आपको मिलना चाहिए। मेरे लिए तो मेरा तो हक बनता ही नहीं ना उन पैसों पे, ये वैसी बात होगी। दैट इज कॉल्ड मीन प्रॉफिट। नेक्स्ट है मिस नॉर्मर। मिस नॉर्मर का मतलब है रॉन्ग नेम, नाम लिखने में गलती हुई होगी वैसा कुछ। अगला पॉइंट म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार यूज होता है लॉ में। सेकंड लेवल पे कंपनी लॉ में भी काफी बार आएगा। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब अगर एक ही जैसा कानून दो जगह एप्लीकेबल है, सेम रूल्स, तो पूरा वापस रिपीट नहीं करते, लिख देते हैं म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, मतलब जैसा वहां पे एप्लीकेबल था वैसा ही यहाँ पे एप्लीकेबल है, ऐसा करते हैं। जैसे ना सीए के लिए कुछ ऑडिट के रूल्स है, ठीक है? वही सेम रूल्स सीएस के लिए भी है, तो दोनों सेक्शन में सेम चीज वापस रिपीट करेंगे, क्या मतलब है? तो सीए वाला एक सेक्शन था, उसमें पूरा कंटेंट लिखा, लास्ट में लिख दिया कि दिस रूल शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस टू कंपनी सेक्रेटरीज एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स। मतलब जो इनके लिए एप्लीकेबल है वो सेम इनके लिए भी एप्लीकेबल है, बस सेक्शन में जहां जहां सीए लिखा है वहां वहां आप सीएस लिख देना, बात खत्म हो गई, ठीक है? ये कंडीशन है, तो ऐसे पॉइंट्स बोले हुए। नेक्स्ट 86 वाला जो है, अ वर्ड इज नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। एग्जांपल देता हूं, मैंने एक वर्ड यूज किया प्लांट। क्या समझ आया आपको? प्लांट मतलब मीनिंग क्या है इसका? बोलो। ट्रीज वाला, ग्रीनरी। और कोई मीनिंग है प्लांट का? मशीनरी वाला, वो भी तो एक होता है। सिर्फ प्लांट लिखा तो 100% श्योर हो कौन सा है? दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट मैंने लिख दिया प्लांट एंड ट्रीज, फिर तो अंडरस्टूड है कि तो कौन सा वाला प्लांट है। अब मैंने लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी, तो क्लियर हो गया कौन सा वाला प्लांट है। तो प्लांट का मतलब आपको उसके एसोसिएटेड वर्ड्स पढ़ के समझ में आया, दैट इज द कंडीशन, ठीक है? ऑबिटर डिक्टम, ये मैंने बता दिया था, सेड बाय द वे। जज अपने जजमेंट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोल देते हैं, वो वाला आंसर है। फिर 88 है ओनस प्रोबेंडी, का मतलब है बर्डन ऑफ प्रूफ। ओनस मतलब बर्डन, प्रूव करने का बर्डन। अभी आप क्राइम सीन पे पकड़े गए, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, जहां मर्डर हुआ है उसी क्राइम सीन पे आपको अरेस्ट किया है, तो बर्डन तो आपके ऊपर है ना प्रूव करने का कि आपने मर्डर नहीं किया, दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। अगला टर्म में बहुत यूज होता है पेरी पासो। पेरी पासो का मतलब इक्वल रैंकिंग। आप और मैं अगर एक बराबर हैं लीगली तो वी आर पेरी पासो, ना आप मुझसे ऊपर हो ना मैं आपसे पीछे हो, दोनों सेम लेवल पे, वैसा होगा, दैट इज कॉल्ड पेरी पासो। नेक्स्ट पर से, बाय इटसेल्फ, समथिंग व्हिच इज कंसिडर्ड इंडिविजुअली। 91 पर्सन नॉट वांटेड, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई जिस आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, उस टाइप का ट्रांसलेशन। 92 थ्रू वांट ऑफ केयर थ्रू इनएडवर्टेंस, कहीं पे किसी चीज को बहुत केयरफुली आपको डील करना चाहिए और आपने नहीं किया, थ्रू वांट ऑफ केयर थ्रू इनएडवर्टेंस। 93 प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी बहुत बार यूज होता है। प्राइमा फेसी का मतलब है एट द फर्स्ट साइट, पहली नजर में जो चीज समझ में आ रही है उसको बोलते हैं प्राइमा फेसी। अब जैसे ना कहीं पे किसी के ऊपर कुछ अटैक हो गया, मर्डर हो गया, मूवीज में ऐसा बहुत बार दिखाते थे, 90s की मूवीज में अपना किसी का मर्डर हो गया, चाकू वाकू मार दिया, अपना हीरो बेचारा वहां पे पहुंच गया पता नहीं कैसे। अब वो देखता है यार किसी को चाकू लगा हुआ है, जिसने मारा वो तो भाग गया, अपना हीरो क्या उसको बचाने के लिए चाकू निकालने गया, तो जैसे उसने चाकू पकड़ा दरवाजे पे पुलिस आ गई या किसी आस पड़ोस वाले ने उसको देख लिया और कुछ जोर से चिल्लाया। अब पहले लुक में क्या समझ आ रहा है, वो चाकू निकाल रहा था कि मार रहा था? मार रहा था ना, वो तो निकालने गया, बट जैसे चाकू पकड़ा किसी ने देख लिया तो उसको तो ये लगेगा इसने चाकू मारा, ठीक है? अच्छा, वो जिसको चाकू लगा है उसी मोमेंट में मर जाता है, बोल के मरता कि भाई इसने नहीं मारा, किसने मारा? इसको भी नहीं पता मारा किसने, तो बचाने गया, अब पुलिस इसके पीछे पड़ गई, तूने मर्डर किया, तो प्रूव करने का बर्डन तो उसके ऊपर रहेगा ना कि उसने मर्डर नहीं किया, बट फर्स्ट लुक में क्या दिख रहा है कि मर्डर उसी ने किया। तो प्राइमा फेसी का मतलब है कि फर्स्ट साइड पे जो नजर आ रहा है, हो सकता है वो सच हो सकता है वो गलत हो, वैसा है। नेक्स्ट 94 राइट फॉर अ मैन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज टेनमेंट।
जैसे ये प्रीमाइसेस मैंने किराए पे लिए, ठीक है, 1 साल के लिए। अब 1 साल तक मुझे यहाँ से कोई निकाल सकता है? मैंने डिपॉजिट भी दे दिया, मैं रेंट भी पे कर रहा हूँ, जो ओनर ने प्रॉपर्टी के रूल्स बोले वो भी फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर मैंने अपना पूरा जो है लीगल मैटर कंप्लीट किया हुआ है, तो एज अ टेनेंट मेरे कुछ राइट्स होते हैं। अभी ओनर का लाके बोले जगह खाली करो, मैं बोला मैं पैसे तो दे रहा हूँ, बोले कुछ भी हो, मैं ओनर हूँ ना, जगह खाली करो, ऐसा नहीं हो सकता है। जितना कॉन्ट्रैक्ट है उतने टाइम तक तो मैं जगह लीगली यूज कर सकता हूँ। हाँ, वो रिन्यू ना करे वो अलग चीज होगी, ठीक है, तो वो उसके हाथ में। 95 प्रो बोनो पब्लिको। बोनो मतलब वही बोनोफाइड, गुड फेथ, पब्लिक, पब्लिक की भलाई के लिए अगर कुछ किया जाए तो प्रो बोनो पब्लिको, वैसा। नेक्स्ट है 96 प्रोफोर्मा। प्रोफोर्मा मतलब एज अ मैटर ऑफ फॉर्म, फॉर्मेट। प्रोफोर्मा मतलब फॉर्मेट, ठीक है, किसी भी चीज का फॉर्मेट। आपने कॉलेज का फॉर्म भरा तो उसका कुछ फॉर्मेट होगा ना कि यहाँ पे ये लिखना है, वहां पे वो लिखना है, प्रोफोर्मा। अपने ऐसे पढ़ते थे प्रोफोर्मा इनवॉइस, अकाउंट्स में टर्म यूज होता था। इनवॉइस का जो फॉर्मेट होता है, कोटेशन का जो फॉर्मेट होता है, उसको बोलते हैं प्रोफोर्मा इनवॉइस, ये टर्म यूज होता था। नेक्स्ट है प्रो रेटा, ये भी आपने अकाउंटिंग में किया होगा। प्रो रेटा मतलब प्रोपोर्शनेटली, जैसे शेयर होल्डर्स को शेयर देने हैं, तो एप्लीकेशन आए 1 लाख, अपने पास शेयर है 50,000, अब क्या करें, सबको आधा आधा शेयर दे दो, उस टाइप की कुछ बात होगी, वैसा दैट इज प्रो रेटा। 98, अब ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फ्रॉम द एंटीसीडेंट टू द कॉन्सिक्वेंस, ए प्रायरी, ये उसका रिवर्स है, फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस टू द एंटीसीडेंट, मतलब फ्रॉम द एंडिंग टू द बिगिनिंग, बस ट्रांसलेशन है और कुछ नहीं है। 99 है, उसको बोलते हैं प्योन मॉर्गेज, या इंग्लिश में बोलेंगे सेकंड मॉर्गेज। सेकंड मॉर्गेज का मतलब एक ही चीज किसी के पास दोबारा गिरवी रखना। जैसे ये प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए, मैंने प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रखी और आपसे 20 लाख रुपए उधार ले लिए, मुझे और 10 लाख रुपए उधार चाहिए, मैंने बोला आप ही दे दो, आपने बोला हमारे पास नहीं है, तो मैंने बोला फिर मैं किसी और से ले लेता हूँ, बट यही प्रॉपर्टी उसके पास भी गिरवी रखूंगा। अब आप बोले सर एक ही प्रॉपर्टी 2 लोगों के पास कैसे गिरवी रखोगे? भाई मैथमेटिकली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, आपको 20 लाख ही तो देने, दूसरे को 10 लाख देने। तो अगर इसी प्रॉपर्टी को मैंने दोनों के फेवर में मॉर्गेज कर भी दिया, तो भी दोनों को अपने पूरे पैसे मिल ही जाएंगे अगर कभी कोई डिफॉल्ट होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज कॉल्ड सेकंड मॉर्गेज। 100 सिमिलर सर्कमस्टांसेस विद इक्वल राइट, ठीक है, एक जैसे सिचुएशंस जहां पे दोनों पार्टीज को एक जैसे राइट्स मिलेंगे। ट्रांसलेशन, पेरीमेट्रिया, सेम मटेरियल, पेरी मतलब सेम, कॉजा मतलब कॉज या रीजन, मेट्रिया मतलब मटेरियल, सेम पर्सन और सेम थिंग। नेक्स्ट 102 ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर इज एक्टिंग बाय हिमसेल्फ, ये अपन ने टॉर्ट्स में पढ़ा था, वो प्रिंसिपल और एजेंट, उसमें ये लाइन थी, वाइकेरियस लायबिलिटी, ठीक है, वो टर्म है। क्यू वारंटो अपन ने पढ़ा, रिट पिटिशन वाले में हो चुका है। 104 प्रोटेक्टिव जस्टिस फॉर फियर, इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी ने धमकी दी कि भाई आप पे अटैक हो सकता है, तो आप क्या करोगे? पुलिस के पास जाके मदद मांगोगे, पुलिस प्रोटेक्शन बोलते हैं, ये एग्जैक्टली वही है प्रोटेक्टिव जस्टिस, तो कोई आप पे हमला ना कर दे इसलिए आप पुलिस की मदद ले सकते हो, वो कंडीशन है। 105 वन थिंग फॉर अनदर एक्सचेंज, क्विड प्रो क्यो। रेशियो डेसिडेंडी, रेशियो मतलब रैशनल, इसे याद रख सकते हो, रैशनल, और दूसरा वर्ड है डिसीजन, ठीक है, समझ आया, रैशनल डिसीजन। रेशियो डेसिडेंडी मतलब रैशनल डिसीजन। तो रैशनल डिसीजन मेकिंग मतलब कोर्ट कभी भी कोई फैसला सुनाता है तो सोच समझ के सुनाता है, रैशनल डिसीजन, इट इज नॉट लाइक कि वो रैंडमली कुछ भी फैसला देगा वैसा, तो ये तो बेसिक रूल है। रेस जुडिकेटा, ठीक है, रेस जुडिकेटा सिंपल ट्रांसलेशन इसका बता देता हूं। अगर एक गलती आपने की और उसकी सजा आपको हो गई, या उसका चालान भर दिया, फाइन पे कर दिया, तो उसी गलती के लिए आपको बार बार सजा नहीं मिल सकती। एक बार गलती की सजा एक बार मिलेगी, दूसरी बार करोगे दूसरी बार मिलेगी, लेकिन एक बार गलती करो और बार बार सजा मिले वैसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो वो चीज को यहाँ पे बोलते हैं रेस जुडिकेटा, सिंपल, कि एक गलती के लिए किसी को बार बार पनिश नहीं कर सकते, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, द थिंग्स विच स्पीक फॉर इट सेल्फ, जो चीज सामने दिख रही है, जिसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, वो है टर्म। फिर 109 में लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, वो अपन देख चुके हैं, प्रिंसिपल एजेंट वाइकेरियस लायबिलिटी हो चुका है। रेस सब जुडाइस, सब जुडाइस मतलब जो मैटर अभी जुडिशियरी के पास पेंडिंग है, ऐसा मैटर जिसका कोर्ट में अभी तक कोई फैसला आना बाकी है, केस चल रहा है, फैसला आया नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? मैटर विच इज सब जुडाइस, ऐसा।
ट्रिपल वन, रेस गेस्टे। रेस गेस्टे का मतलब है रेलेवेंट फैक्ट्स। हम बात कर रहे थे इसके बारे में लास्ट लेक्चर में भी कि ऐसी बातें जो केस से जुड़ी हुई हो कोर्ट में वही करनी चाहिए, कुछ भी इधर उधर का एक्स्ट्रा बोलोगे तो जज नहीं सुनेंगे, ये कंडीशन। नेक्स्ट, रूल नीसी। ओके, अ रूल विच विल बिकम इंपेरेटिव एंड फाइनल अनलेस कॉज टू बी शोन अगेंस्ट इट। मैंने बोला भाई मैं ये रूल पास कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई कल से इतने बजे आना है, आपको यहीं पे बैठना है, एक्स्ट्रा सम सॉल्व करने हैं एवरीथिंग, तो मैं रूल पास कर रहा हूँ। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी बोल दो, अगर है तो ऑब्जेक्शन बताओ, नहीं है तो फिर ये रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो जब आपको पूछा, आपने किसी ने कोई ऑब्जेक्शन या कोई वैलिड रीजन दिया नहीं, वैलिड रीजन नहीं दिया, तो मैंने बोला ठीक है, फिर एक काम करते हैं, रूल फाइनल कर देते हैं। तो अगर वैलिड रीजन नहीं है तो रूल फाइनल हो चुका है और कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, दैट इज कॉल्ड रूल नीसी। आपको ऑप्शन दिया था कि ऑब्जेक्शन है तो बोलो, नहीं बोलोगे तो फिर फाइनल, वैसा। 113, योर कॉज टू नो। योर कॉज टू नो मतलब किसी भी बारे में जानने का आपका अधिकार, आपका राइट, दैट इज योर कॉज टू नो। 114, स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब है जो चीजें जैसी थी वैसी की वैसी वापस कर दो। जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हमने और वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में कैंसिल हो गया, तो जज बहुत बार फैसला ये सुनाते हैं कि दोनों पार्टीज एक दूसरे को जो भी चीजें एक दूसरे से ली है वो रिटर्न कर दे, तो जो पहले जैसा था सब कुछ वैसा हो जाए, दैट इज कॉल्ड स्टेटस क्यू। रीसेट कर देना चीजों को और कुछ नहीं। 115, इंजरी इज नॉट डन टू वन हु नोज एंड विल्स इट। इसका मतलब है कि अगर आपको पता था कि इस एक्टिविटी में खतरा है, फिर भी आप बोलते हो कि सामने वाले की वजह से मुझे इंजरी हुई, तो ऐसा नहीं होता। जैसे अपने वो एडवेंचर पार्क में जाते हैं, तो आपको पता है ना कि आप राइड में बैठ रहे हो तो इसमें चोट लगने का खतरा है, आपको पहले बाहर बता दिया था, फिर भी आप बैठे, दैट मीन्स आप अपनी मर्जी से बैठे हो, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, फिर आपको चोट लग गई तो देन डेफिनेटली इट इज योर मिस्टेक, वैसा। चांस ऑफ अ पर्सन टू सक्सीड एज हेयर ऑन द डेथ ऑफ अनदर। किसी भी एक पर्सन का क्या चांस बनता है कि अगर एक की डेथ हो गई तो उसका जो है प्रॉपर्टी का जो भी ओनरशिप है वो इसको पास ऑन होगी, वैसा प्रोबेबिलिटी। 117, सुप्रा। सुप्रा मीन्स अबाउट समथिंग। फिर 118, सपरेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज। जो बात आपको पहले से पता थी, आपने जानबूझ के छुपाई और सामने वाले को नहीं बताई ताकि वो डिसीजन उस हिसाब से ले, वैसा, तो ये गलत हो गया। 119, सुई जुरिस मतलब ऑफ हिज ओन राइट, आपका खुद का क्या राइट बनता है वो, ट्रांसलेशन। 120 भी ट्रांसलेशन है, सिंप्लिसिटर, सिंपली, विदाउट एनी एडिशन, बेसिक टर्म्स। हर वर्ड में बहुत कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन भी है। नेक्स्ट 121 में बोला है बीइंग अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, द नॉलेज ऑफ विच इज नेसेसरी टू मेक वन लायबल। मतलब आपको पता था कि आपकी इस एक्टिविटी से सामने वाले को नुकसान हो सकता है, फिर भी आपने वो एक्टिविटी की तो नुकसान हुआ, देन यू आर लायबल। अब जैसे होता है ना, रोड पे कितनी बार लोग बाइक चला रहे होते हैं तो बाइक पे स्टंट्स कर रहे होते हैं, तो बहुत बार लड़के निकलते हैं बाइक पे हाथ वाथ छोड़ दिया, सीट पे खड़े हो गए। फिर बीच में अभी लास्ट वीक भी आया था कि अपना सूरत में कहीं पे कोई पालवाल साइड पे कोई रोड पे लड़का लड़की थे बाइक पे स्टंट कर रहे थे, तो वो स्पोर्ट्स बाइक जैसे चला रहा है, लड़की पीछे बैठी है, फिर मूवीज में दिखाते ना, घूम के आगे आगे जैकेट पहना, हेलमेट पहना, स्टंट कर रहे हैं। अब ये सब चीजें डेंजरस है, आप ऐसे रास्ते पे स्टंट कर रहे हो, हेलमेट भी नहीं पहना है, तो आप खुद भी गिर सकते हो, आजू बाजू जो व्हीकल चला रहे हैं उनको भी चोट लग सकती है, तो वो इलीगल चीज होगी, वैसा है। तो अगर आप अवेयर हो सर्कमस्टेंसेस के कि क्या हो सकता है, फिर भी आप कर रहे हो, तो फिर आपकी मिस्टेक है, वैसा। नेक्स्ट, एन इनडिस्पेंसिबल कंडीशन। ऐसी कंडीशन जो माननी ही पड़ेगी। इनडिस्पेंसिबल का मतलब आप उससे बच नहीं सकते। टर्म्स एंड कंडीशंस होती है भाई कंपलसरी, इसके बिना काम नहीं होगा। आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, इंस्टीट्यूट बोल रहा है भाई 12th की मार्कशीट चाहिए, इनडिस्पेंसिबल कंडीशन, आप नहीं दोगे मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, ये पॉइंट। नेक्स्ट 123, ट्रांसलेशन है सिंपल। 124 पे अपन बात कर चुके हैं, सुओ मोटो, ऑन इट्स ओन मोशन, कोई काम जो आप बिना बोले अपनी मर्जी से कर रहे हो, वैसा। उसके बाद 125, स्टेयर डिसाइसिस। हाँ, ये भी अच्छा टर्म है। स्टेयर डिसाइसिस का मतलब है लेट द डिसीजन स्टैंड। जो डिसीजन कोर्ट ने सुना दिया, अगर वो लीगली सही है तो उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो, सिंपल ट्रांसलेशन। साइन डाई, साइन मतलब विदाउट और डाई मतलब डे, विदाउट अ डे बीइंग अपॉइंटेड, मतलब ये टर्म कहाँ यूज होता है वो समझ लो। साइन डाई, जब एक पर्टिकुलर कंपनी में सपोज जनरल मीटिंग है, जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग, और या फिर बोर्ड मीटिंग भी हो सकती है, डायरेक्टर्स की मीटिंग। अब सॉरी,
अब ऐसा है कि ये जो मीटिंग है इसमें ना जितने मेंबर आने चाहिए थे कम से कम उतने नहीं आए, तो मीटिंग को कर देते हैं पोस्टपोन, अगले हफ्ते रख लेंगे, 10 दिन बाद रख लेंगे। यूजुअली क्या होता है जब मीटिंग पोस्टपोन होती है तो उसके लिए टर्म यूज होता है एडजर्नमेंट ऑफ अ मीटिंग। तो मीटिंग एडजर्न होती है तो बाय डिफॉल्ट एक रूल है कि नेक्स्ट वीक होती है आफ्टर 7 डेज, सेम टाइम सेम प्लेस वैसे मीटिंग होती है, ठीक है। लेकिन कितनी बार मीटिंग एडजर्न करते टाइम वो ये बोल देते हैं कि ये मीटिंग अब कब होगी वो अभी नहीं बता रहे, डेट अनाउंस करेंगे। तो उसके लिए टर्म यूज होता है विदाउट अ डे बीइंग अपॉइंटेड, साइन डाई। आया समझ में, क्लियर हो? तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट 127 प्रिपेरेटरी रिकॉर्ड्स ट्रांसलेशन, जाना तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे चलेगा। टॉर्टम हम पढ़ चुके हैं। 129 ट्रांसलेशन, एक था बोनाफाइड, एक था मैलेफाइड, ये उससे ऊपर का है उबरफाइड, शॉर्ट में बोल सकते हैं, ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ठीक है, मतलब गुड फेथ से भी ज्यादा, बोनाफाइड से भी ज्यादा वैसे। 130 वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अब आपके पास अगर कानून में कोई अधिकार है और वो आपको ना मिले तो उसका कोई सॉल्यूशन भी होना चाहिए, सिंपल, ठीक। अल्ट्रा वायर्स मैंने बता दिया, बियॉन्ड द पावर, लिमिट के बाहर जाके काम करना। 132 नथिंग न्यू टू बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द लिटिगेशन। इसका मतलब कोर्ट ऐसा बोल रहा है कि जितने सबूत आप अभी तक दे चुके हो और नया कोई सबूत हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो भी है वो ये फाइनल है। उसके बाद 133 वन हु हैज द यूज एंड रीप्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी बट नॉट ओनरशिप। एग्जाम्पल देना सिंपल, जैसे ये प्रेमाइसिस है, अब मेरे को कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैंने बोला कि मैं ये प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रख देता हूँ, मुझे पैसे दे दो। आपने बोला सर वो तो ठीक है, सिक्योरिटी तो हो गई, लेकिन ब्याज? मैंने बोला मैं ब्याज कैश में नहीं दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो, ये प्रॉपर्टी आप यूज कर लो, या इस प्रॉपर्टी से जो किराया आएगा वो आप रख लेना। तो मेरी जेब से मैं कुछ नहीं दूंगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी से जो आप रिटर्न कमा सकते हो वो आपका। अब इस सिचुएशन को इस पॉइंट में कवर किया, वन हु हैज द यूज एंड रीप्स द प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी बट नॉट ओनरशिप। प्रॉपर्टी के मालिक आप नहीं हो, लेकिन प्रॉपर्टी से जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है। ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो यूसुफ्रक्चुअरी बोलते हैं, मॉर्टगेज का टाइप है, आगे पढ़ेंगे मॉर्टगेज के टाइप्स में, उसमें आता है। नेक्स्ट 134 बड़ा सिंपल है, किसी भी कानून, स्टैच्यू का मतलब होता है लॉ, ठीक है। तो कोई भी लॉ में जो वर्ड्स यूज होते हैं उसको उस तरीके से आपको उसका मतलब निकालना चाहिए कि उससे कुछ सेंसिबल मीनिंग निकले। किसी भी चीज को अपने पढ़ते हैं इंग्लिश में तो उसका सेंसिबल मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये तो बेसिक रूल है, नहीं भी बोलते तो अंडरस्टूड था। 135 में है एक्ट ऑफ गॉड, सिंपल ट्रांसलेशन। 136 में द लॉज हेल्प दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट दोज हु आर लेजी। मतलब कानून उनकी मदद करता है जो खुद एक्टिव है, जो अपने खुद के लिए लड़ सकते हैं, नहीं तो कानून आपकी मदद नहीं कर सकता, इम्प्लाइड सी बात है। फिर नेक्स्ट टर्म तो पढ़ा होगा वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब द अदर वे अराउंड और रिवर्स ऑर्डर। और लास्ट में है डैमेज सफर्ड बाय कंसेंट गिव्स नो कॉज ऑफ एक्शन। अगर आपको टॉर्ट्स याद आ रहा हो तो उसमें हमने पढ़ा था, वो सांप वाला एग्जाम्पल नहीं दिया था मैंने कि भाई आप कोई पेट पाल रहे हो, आपने पड़ोसियों को पूछा, उन्होंने हाँ बोला, फिर पाला आपने और फिर उनको चोट लग गई, तो आप क्या बोलोगे? भाई मैंने तो पूछा था, तब तो आपने हाँ बोला था। ये वैसी कंडीशन, डैमेज सफर्ड बाय कंसेंट गिव्स नो कॉज ऑफ एक्शन। आप एडवेंचर स्पोर्ट्स करने गए, वो बंजी जंपिंग, वो पहाड़ पे से पैर पे रस्सी बांध के कूद जाते नीचे, आपको पहले ही बोला था कि देखो इसमें चोट लग सकती है, आपने बोला नहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आप कूद गए, आपको चोट लग गई, अब किसकी गलती? आपकी गलती, क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि इसमें डैमेज हो सकता है और आपने सोच समझ के हाँ बोली, ठीक है। ये कंडीशन। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन क्लियर आया समझ में? ये टर्म्स यहाँ पे कंप्लीट है। नेक्स्ट है लीगल रीजनिंग। अब ये नया पार्ट है चैप्टर का, इसको अपने लास्ट में रखेंगे बिकॉज इसमें ना सारे चैप्टर्स का मिक्स है। मतलब फॉर्मेट क्या है मैं समझा देता हूँ, आप ट्राई भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट मैं करा दूंगा। लॉ में क्या लिखा है वो दिया हुआ है, प्रोविजन, केस में क्या हो रहा है वो समझाया हुआ है, और उस बेसिस पे आपको एमसीक्यू का आंसर देना है। केस लॉ है, वैसा फॉर्मेट है, या कॉम्प्रिहेंशन समझ लो, लॉ बेस्ड। अब इसमें टॉर्ट्स के पॉइंट्स भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी है सारे। तो एक बार सारे बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, फिर अपने लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे एज अ केस स्टडी, एज एन एग्जाम्पल, वैसा रखते हैं। बाकी का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट है, ये पार्ट को पेंडिंग रखेंगे। बोलो यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सब टर्म सारे? बस तो ये समझ लो अभी लीगल रीजनिंग वाला चैप्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट है।